तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीपक और आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक अकाउंट्स ऑब्जेक्टिव। इससे पहले वाले वीडियो में पार्टनरशिप फॉर्म का फुल्ली ऑब्जेक्टिव जो एसवीपीडी पब्लिकेशन है, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव हम देख चुके हैं। एग्जाम के व्यू से देखिए तो 101% जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव वाला, वो इसी बुक से पूछता है। अगर आप इस बुक का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में आप एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करिएगा और 50 का 50 सही टिक आउट करके आइएगा। और इधर उधर बुक के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहिए, टाइम मत गवाइए। आप ये वीडियो पूरा देखिए, आप 100% आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा, एक भी गलती नहीं होगा। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्लास ऑफ कंपनी अकाउंट्स। इससे पहले आप पार्टनरशिप फॉर्म का हम देख चुके हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख लीजिए। पार्ट ए वीडियो है और अभी जो वीडियो बनने वाला है पार्ट बी बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पहला कंपनी अकाउंट है अंशों का निर्गमन, उसका पहला ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाला है। चलिए देखते हैं क्या पहला ऑब्जेक्टिव। कंपनी के अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। एक कंपनी निर्गमित कर सकती है तो क्या क्या निर्गत कर? देखिए, ए समता अंशधारी, बी पूर्वाधिकारी अंशधारी, सी समता और पूर्वाधिकारी अंशधारी, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 2009 में पूछा है। तो जल्दी बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, यानी कि ये दोनों अंश जारी कर सकता है। दोनों अंश कौन जारी कर सकता है? कंपनी, ये दोनों निर्गमित कर सकता है। समझ गए? उसके बाद आते हैं दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होती है। जल्दी बताइए कि दायित्व की कुल राशि में क्या क्या सम्मिलित होती है। ए अधिकृत पूंजी, बी निर्गमित पूंजी, या सी प्राथिर्थ पूंजी, या डी चुकता पूंजी। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 का आंसर क्या होगा? तो 2 का आंसर होगा डी, पेड अप कैपिटल, यानी कि चुकता पूंजी। तो समझ गए? उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा में क्या है? प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन में क्या क्या है? ए सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए, बी सदस्यों को बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, सी कंपनी के प्रारंभिक व्यय का अपलेखन के लिए, या डी ऋण पत्र के निर्गमन भट्टे के अपलेखन के लिए। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो 3 का आंसर ए होगा, सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए। क्या होगा? सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए। चलिए 4 में आते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधान के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंश का निर्गमन नहीं कर सकती है? तो जल्दी बताइए। ए 78, बी 79, सी 52 या डी 53। जल्दी बताइए। तो 4 का आंसर क्या होगा? तो 4 का आंसर होगा डी, 53 के तहत 2000 प्रावधान कंपनी बट्टे पर अंश नहीं निर्गमित कर सकती। तो समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5 देखते हैं। समता अंशधारी होते हैं। समता अंशधारी कौन होते हैं? जल्दी बताइए क्या होते हैं समता अंशधारी? कंपनी के लेनदार, या कंपनी के स्वामी, या कंपनी के ग्राहक, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 5 का आंसर क्या होगा। तो समता अंशधारी जो होते हैं कंपनी के स्वामी होते हैं। समझ गए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक कंपनी अपने अंश को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए 77, बी 78, या सी 52, या डी 53। जल्दी बताइए 6 का आंसर क्या होगा। तो 52 के तहत अंतर्गत जारी कर सकती। किसके तहत? 52। क्या होगा इसका आंसर? सी। तो चलिए इससे पहले अंशों का हरण देख लिए, उसका ऑब्जेक्टिव। अब अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन का ऑब्जेक्टिव। इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें 3 ही ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा कौन सा क्वेश्चन है? जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। देखिए ये 2009 में पूछा, 2011 में पूछा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ए लाभ हानि खाता में, बी पूंजी के संचय खाता, सी सामान्य खाता, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी। तो इसका आंसर होगा बी पूंजी संचय खाता, यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो चलिए सेकंड में आते हैं। अंशों का हरण किया जा सकता है। अंशों का हरण किया जा सकता है। जल्दी बताइए। ए सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में, बी मांग की राशि भुगतान न करने पर, सी बैंक ऋण भुगतान की असमर्थता में, प्रतिभूति के रूप में अंशों के बंधक होने पर।
जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी होगा। जब भी मांग राशि भुगतान नहीं किया जाएगा तो अंश का हरण कर लिया जाएगा। तो चलिए 3 पे देखते हैं। अंश हरण जब्त खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ए चालू दायित्व एवं प्रावधान के अंतर्गत, बी संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत, या सी अंश पूंजी खाता के अंतर्गत, या डी आरक्षित ऋण के अंतर्गत। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका भी आंसर बी होगा, संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत। इस बुक के ऑब्जेक्ट यानी कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में ध्यान दिए हैं, 3 ही ऑब्जेक्टिव दिया और तीनों ऑब्जेक्टिव का आंसर बी ही है। तो चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। चलिए अब हम देखेंगे ऋण पत्रों का निर्गमन का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है। सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है ऋण पत्रधारी होते हैं। ऋण पत्रधारी कौन होते हैं। कंपनी के ग्राहक होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर। तो कंपनी के लेनदार यानी कि ऋण पत्रधारी कौन होते हैं। कंपनी के लेनदार, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो चलिए सेकंड देखते हैं। यदि विक्रेता को 5 लाख की शुद्ध संपत्ति के प्रतिफल बदले 4,50,000 ऋण पत्र निर्गमित किया जाता है तो शेष 50,000 किस खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए लाभ हानि खाते में, बी ख्याति खाता में, सी सामान्य संचय खाता में, या डी पूंजी संचय खाता में। जल्दी बताइए 2 का आंसर क्या होगा। तो 2 का आंसर होगा डी। किस में किया जाएगा। पूंजी संचय खाता में। समझो कहीं कुछ दिक्कत। उसके बाद आते हैं 3 नंबर पे। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए अस्थायी संपत्ति, बी चालू संपत्ति, सी वास्तविक संपत्ति, डी पूंजीगत हानि। तो 3 का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए। तो 3 का आंसर होगा पूंजीगत हानि। ऋण पत्रों को निर्गमन पर कटौती है पूंजीगत हानि। चलिए उसके बाद आते हैं 3 के बाद 4 पर। बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए। बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्र को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा। 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए बैंक खाता में, बी बैंक के ऋण खाता में, सी ऋण पत्र खाता में, डी ऋण पत्र उचंती खाता में यानी कि डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 का आंसर होगा डी ऋण पत्र उचंती यानी कि डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में। चलिए ऋण पत्र है। व्हाट इज ऋण पत्र। क्वेश्चन में क्या है। डिवेंचर क्या है यानी कि डिवेंचर इज। देखिए ऋण पत्र ऋण का प्रमाण पत्र है, नकद का प्रमाण पत्र है, साख का प्रमाण पत्र है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 5 का आंसर क्या होगा। तो 5 का आंसर ए होगा। क्या है। एक लोन सर्टिफिकेट है, ऋण का प्रमाण पत्र। क्या होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं। ऋण पत्रधारी प्राप्त करते क्या प्राप्त करते। लाभांश, ब्याज, प्रॉफिट, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 6 का आंसर क्या होगा। तो 6 का आंसर होगा ब्याज। ब्याज ही ना। अगर कोई लोन लेता है तो क्या प्राप्त करता है, क्या देना पड़ता है, ब्याज ही, ना कि हमको ये सब। ठीक है। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है। चलिए बताइए अब ऋण पत्र ब्याज की दर कितना होती है। ए 12%, बी 20%, या सी निश्चित दर, या डी 15% वार्षिक। जल्दी बताइए क्या होगा। ऋण पत्र पर ब्याज की दर होती है तो इसका आंसर होगा सी निश्चित दर पे। इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव है ऋण पत्र को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। जल्दी बताइए। ए अंश पूंजी में, बी संचय पूंजी में, सी दीर्घकालीन ऋण में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऋण पत्र को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। किसके अंतर्गत दिखाया जाता है। तो सी दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत। तो चलिए ऋण पत्रों का निर्गमन ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए हम अभी के ऑब्जेक्टिव में देखेंगे ऋण पत्रों का शोधन का हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला मेरा क्या है। कंपनी अंश पूंजी तथा ऋण पत्र नियम 2014 के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि का
कितना प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष निर्माण करना होगा? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए 50%, बी 25%, सी 70%, डी 100%। जल्दी बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। तो ए का आंसर होगा 25%। फर्स्ट का आंसर क्या होगा 25%। कितना पर करना रहता है 25। चलिए सेकंड देखते हैं। ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात सिक्किंग फंड लेखा का शेष आंतरित होता है। फिर से देखिए क्वेश्चन 2। ऋण पत्र के शोधन के पश्चात सिक्किंग फंड लेखा का शेष आंतरित होता है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होता है। ए लाभ हानि लेखा में, बी लाभ हानि अधिक्य विवरण में, सी सामान्य संचय लेखा में, डी सिक्किंग फंड लेखा में। तो चलिए 2 का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। 2 का आंसर होगा सी सामान्य संचय लेखा में। किस में होगा सामान्य संचय लेखा में। चलिए उसके बाद आते 3 में। अपने ऋण पत्र के रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा। अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा। तो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। बी लाभ, ए लाभ हानि विवरण, बी लाभ हानि अधिक्य विवरण, सी सामान्य संचय में लेखा, या डी पूंजी संचय में लेखा। जल्दी बताए 3 का आंसर क्या होगा। तो 3 का आंसर होगा डी पूंजी संचय में लेखा। किसमें किया होगा अंतरण पूंजी संचय में लेखा। चलिए उसके बाद देखते हैं 4। यदि 1 लाख के ऋण पत्रों का निर्गमन 10,000 बट्टे पर किया गया हो जो कि 4 वर्षों के बाद शोधनीय हो तो लाभ हानि विवरण के वार्षिक बट्टा अपलिखित किया जाएगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए 3,000, बी 4,000, सी 2,500, या डी 5,000। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। 4 का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। 4 का आंसर होगा सी 2,500 पे। कितना पे किया जाएगा 2,500 पे। चलिए 5 पे आते हैं। ऋण पत्रों का निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है। ऋण पत्रों का निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, बी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, सी लाभ हानि विवरण के क्रेडिट पक्ष में, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 5 का आंसर क्या होगा। 5 का आंसर होगा ए चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। किसमें चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो चलिए 6 नंबर पे आते हैं। 6 तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिक्किंग फंड विनियोग लेखा के विक्रय पर लाभ को आंतरित किया जाता है। जल्दी बताइए सिक्किंग फंड विनियोग लेखा के विक्रय पर लाभ को आंतरित किया जाता है। ए लाभ हानि विवरण में, बी सामान्य संचय में, सी सिक्किंग फंड में, या डी पूंजी संचय में। जल्दी बताइए तो 6 का आंसर क्या होगा। तो 6 का आंसर होगा सिक्किंग फंड अकाउंट में। किसमें सिक्किंग फंड अकाउंट में। चलिए 7। ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। जल्दी बताइए क्या होगा। ए लाभ में, बी पूंजी में, सी प्रावधान में, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 7 का आंसर क्या होगा। तो ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है इनमें से कोई नहीं। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिए। उसके बाद आते हैं 8 नंबर पे। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है। ऋण पत्र के शोधन पर प्रीमियम है। ए व्यक्तिगत खाता, बी वास्तविक खाता, सी नाम मात्र खाता, या डी उचंत यानी कि सस्पेंस अकाउंट। जल्दी बताइए 8 का आंसर क्या होगा। तो 8 का आंसर ए व्यक्तिगत। ऋण पत्र शोधन पर प्रीमियम है पर्सनल अकाउंट पे व्यक्तिगत। तो चलिए हम ऋण पत्रों का शोधन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव जो देखेंगे कंपनी का वित्तीय विवरण का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है। निम्न में से कौन एक कंपनी वित्तीय विवरण का भाग नहीं है। तो जल्दी बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। ए लाभ हानि विवरण, बी आर्थिक चिट्ठा, सी लेजर, या डी ऑप्शन में है ही नहीं। जल्दी बताइए क्या होगा। तो पहला का आंसर होगा सी लेजर खाता। क्या होगा लेजर अकाउंट। तो चलिए 2 में आते हैं। सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। जल्दी बताइए सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। ए विविध व्यय, बी अंश पूंजी, सी संचय अति या रिजर्व एंड सरप्लस, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 2 का आंसर क्या होगा।
टू का आंसर होगा रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि संचय एवं अतिरेक। चलिए 3 पे आते हैं। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति शामिल है। विविध लेनदार, हाथ में रोकर, स्टॉक या डी सभी। जल्दी बताइए 3 का आंसर क्या होगा। 3 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा 3 का आंसर? ऑल ऑफ दिस। चलिए 4 पे आते हैं। लाभ हानि का विवरण डेबिट शेष दर्शाया जाएगा। जल्दी बताइए। ए चिट्ठे संपत्ति भाग में, बी चिट्ठे के दायित्व भाग में, सी संचय के अधिशेष शीर्षक के अंतर्गत, या डी संचय एवं अधिशेष शीर्षक के अंतर्गत ऋणात्मक मद के रूप में। जल्दी बताइए। ये देखिए 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 4 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए 4 का आंसर क्या होगा? तो 4 का आंसर होगा डी, यानी संचय एवं अधिशेष शीर्षक के अंतर्गत ऋण पत्र के मद के रूप में। चलिए समझ गए। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5। प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है। प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। ये स्थायी संपत्ति है, बी संचय एवं अधिशेष, सी ऋण एवं अग्रिम, या डी अन्य व्यय। जल्दी बताइए 5 का आंसर क्या होगा? तो 5 का आंसर होगा बी, संचय एवं अधिशेष। क्या होगा 5 का आंसर? संचय एवं अधिशेष। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय विवरण होते हैं प्रत्याशित तथ्य, अभिलेखित तथ्य, अनुमानित तथ्य, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? 6 का बी। क्या होगा? 6 का आंसर होगा बी, अभिलेखित तथ्य, रिकॉर्ड फैक्ट। अब हम इसका क्या होता है? कंपनी वित्तीय विवरण का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो चलिए अभी जो ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम वित्तीय विवरण विश्लेषण का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं। एक व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं बैलेंस शीट, लाभ व हानि खाता, सी रोकड़ प्रवाह विवरण या उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहला का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्या शामिल रहते हैं? उपरोक्त सभी, यानी कि जितने हैं वो सभी शामिल रहते हैं। चलो ठीक, देखते हैं सेकंड नंबर। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। ए संचालक के लिए, अंकेचक के लिए, अंशधारकों के लिए, या डी प्रबंधक के लिए। जल्दी बताइए 2 का आंसर क्या होगा? तो 2 का आंसर होगा सी, अंशधारियों के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2011 में पूछा है। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन? 2011 में पूछे हुआ है। हो गया 3। चलिए 3 में देखते हैं। चिट्ठा तुलन पत्र, यानी कि बैलेंस शीट बोलते हैं। चिट्ठा उद्यम की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचना प्रस्तुत करता है। दी गई विशेष अवधि पर, या विशेष अवधि के दौरान, या सी विशेष अवधि के लिए, या फिर डी उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए 3 का आंसर क्या होगा? क्या होगा 3 का आंसर? तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि दी गई विशेष अवधि पर। चलिए 4 का आंसर देखते हैं। ये हमारा वित्तीय विश्लेषण का लास्ट ऑब्जेक्टिव है। लाभ व हानि खाते को भी कहते हैं, डैश भी कहते हैं। लाभ व हानि खाते को डैश भी कहते हैं। आर्थिक चिट्ठा, परिचालन लाभ, आय विवरण, या विनियोग। क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए 4 का आंसर क्या होगा? 4 का होगा इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। चलिए हम वित्तीय विश्लेषण का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण तुलनात्मक विवरण का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट। तो चलिए इसमें 5 ही ऑब्जेक्टिव हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्या है? वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है। वित्तीय विवरण के निर्वचन में शामिल होता है। क्या होता है? ई आलोचना एवं विश्लेषण, बी तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन, सी निष्कर्ष निकालना, या डी उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए। तो पहला का आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। देखिए तो चलिए सेकंड देखते हैं। क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है। क्षैतिज विश्लेषण क्या जाना जाता है? गतिशील विश्लेषण, संरचनात्मक विश्लेषण, स्थैतिक विश्लेषण, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? 2 का आंसर क्या होगा? तो 2 का आंसर होगा ए, गतिशील विश्लेषण, जिसका होगा डायनेमिक एनालिसिस। तो चलिए चैप्टर पेज पलटते हैं। तो चलिए देखते हैं। शीर्ष उदर्ग विश्लेषण को डैश के रूप में जाना जाता है। वर्टिकल एनालिसिस इज नोन एज डैश।
चलिए ए स्थैतिक विश्लेषण, बी गतिशील विश्लेषण, सी संरचनात्मक विश्लेषण या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 3 का आंसर क्या होगा। तो 3 का आंसर होगा स्थैतिक विश्लेषण यानी कि स्टैटिक एनालिसिस। चलिए 4 में आते हैं। तुलनात्मक विवरण को डैश के रूप में भी कहते हैं। कोऑपरेटिव स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज क्रियाशील विश्लेषण, क्षैतिज समांतर विश्लेषण, लंबरूप विश्लेषण या ब्रह्म विश्लेषण। जल्दी बताइए 4 का आंसर क्या होगा। तो 4 का आंसर होगा बी, क्या होगा, क्षैतिज समांतर विश्लेषण। क्या होगा, क्षैतिज समांतर। चलिए 5 का आंसर देखते हैं। वित्तीय विश्लेषण हेतु प्रयोग में आने वाले सामान्य साधन है। वित्तीय विश्लेषण हेतु प्रयोग में आने वाले सामान्य साधन है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्षैतिज विश्लेषण, लंबवत विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण या उपयुक्त सभी। तो 5 का आंसर क्या होगा। तो 5 का आंसर होगा डी, यानी कि ये सभी आएगा। उपयुक्त सभी यानी कि क्षैतिज भी आएगा, लंबवत भी है। तो चलिए इस तरीके वित्तीय लेखांकन यानी कि वित्तीय विवरण विश्लेषण उपकरण के तुलनात्मक विवरण का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो चलिए अब अगले चैप्टर पर आते हैं। तो चलिए अभी हम देखेंगे समान आकार के विवरण का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरूप विवरण को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। जल्दी बताइए समरूप विवरण को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या ऑप्शन है। ए गतिशील विश्लेषण, बी क्षैतिज समानांतर विश्लेषण, लंबवत शीर्ष विश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 1 का आंसर, जल्दी बताइए। तो 1 का आंसर सी होगा, लंबवत शीर्ष विश्लेषण। तो चलिए हम 2 पे आते हैं। समान आकार के आय विवरण का सामान्य आधार होता है। ए परिचालन से आय या बी कुल आय, सी स्थिति विवरण का योग या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए तो 2 का आंसर क्या होगा। तो 2 का आंसर होगा ए परिचालन व्यय यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो चलिए सी में देखते हैं यानी कि 3 नंबर देखते हैं। समान आकार के स्थिति विवरण में कुल क्षमता एवं दायित्व को किसके बराबर माना जाता है। समान आकार की स्थिति में विवरण में कुल क्षमता एवं दायित्व को किसके बराबर माना जाता है। तो जल्दी बताइए A1, B10, C100 या D 1000। तो जल्दी बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। 3 का आंसर क्या होगा। 3 का आंसर सी यानी कि 100 के बराबर माना जाता है। तो चलिए इसका भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है समान आकार के विवरण का। तो चलिए हम अब देखेंगे समान अनुपात का हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है संचालन अनुपात है। जल्दी बताइए क्या संचालन। ए लाभप्रद अनुपात, बी निष्पादन अनुपात, सी शोधन क्षमता अनुपात या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए पहला का आंसर क्या होगा। तो पहला का आंसर लाभप्रदता अनुपात यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चलिए सेकंड पे आते हैं। लाभप्रदता अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है साधारण अनुपात में, प्रतिशत में, गुना में या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 2 का आंसर क्या होगा। क्या होगा 2 का आंसर क्या होगा, प्रतिशत में, परसेंटेज में। चलिए 3 में वित्तीय स्थिति अनुपात को सामान्य प्रदर्शित किया जाता है। वित्तीय स्थिति अनुपात को वित्तीय स्थिति अनुपात को सामान्य प्रदर्शित किया जाता है साधारण अनुपात में, प्रतिशत में या गुना में या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताए 3 का आंसर क्या होगा। क्या होगा तो साधारण अनुपात में। चलिए 4 अमल परीक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों में कौन सी संपत्ति को ध्यान नहीं रखा जाता है। कैश या विप्राप्य विपत यानी कि बिल रिसीवर, सी स्टॉक या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 4 का आंसर क्या होगा। तो 4 का आंसर सी होगा, स्टॉक का। चलिए 5 स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत तरलता अनुपात, लाभप्रदता अनुपात, निष्पादन अनुपात या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्या होगा 5 का आंसर। तो 5 का आंसर होगा निष्पादन यानी एक्टिविटी रेशियो, निष्पादन अनुपात। चलिए 6 आदर्श चालू अनुपात है। ए 2:1, बी 1:2, सी 3:2 या डी 3:4। जल्दी बताइए 6 का आंसर क्या होगा। तो 6 का आंसर होगा ए 2:1 अनुपात। चलिए ठीक। 7 आदर्श तरल अनुपात है। ए 2:1, बी 1:1, सी 0.5:1 या डी 1:5। जल्दी बताइए 7 का आंसर क्या होगा। आदर्श तरल अनुपात है, क्या होगा 1:1 अनुपात। तो चलिए लेखांकन, तो ये भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है।
चलिए, ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण का लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम देखिए सब VVI क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ है, एक भी है जो नहीं पूछा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन रोकड़ बहिर्वाह नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो। ए लेनदार में वृद्धि, इंक्रीज इन क्रेडिटर, स्कंद में वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन स्टॉक, या प्रदत्त व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। इनमें से कोई नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ए लेनदार में वृद्धि। चलो दूसरा नंबर, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है लेखांकन के उपार्जन आधार पर, बी लेखांकन के रोकड़ आधार पर, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 2 का आंसर क्या होगा। तो 2 का आंसर होगा बी लेखांकन के रोकड़ आधार पर। समझ गए। चलिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सब पूछा ही हुआ है। निम्नलिखित में कौन रोकड़ अंतर्वाह नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो। ए लेनदार, डिक्रीज इन डेबिटर, इशू ऑफ डिवेंचर, या डिक्रीज इन क्रेडिटर। जल्दी बताइए इसमें क्या आंसर होगा। 3 का आंसर क्या होगा। तो लेनदार में कमी, डिक्रीज इन क्रेडिटर। चलिए 4 में, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है अतिरिक्त सूचनाओं से, लाभ अथवा हानि विवरण से, आर्थिक चिट्ठे से, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 4 का आंसर क्या होगा। इनमें से कोई नहीं। चलो 5, निम्न में से कौन एक रोकड़ गैर रोकड़ मद नहीं है। विच इज वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नन इच आइटम्स। जल्दी बताइए। ए नकद विक्रय, बी ख्याति अवलेखन, सी हास, या डी अप्राप्य ऋण। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। 5 का आंसर। 5 का आंसर होगा ए कैश सेल्स। चलिए, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है AS3 से, AS6 से, AS9 से, AS12 से। जल्दी बताइए 6 का आंसर क्या होगा। तो रोकड़ प्रवाह विवरण संबंध AS3 से। ये क्वेश्चन पूछा था 2020। लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी है, इसका ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अगर इस बुक का ऑब्जेक्टिव आप पूरे देख लेते हैं तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हॉल में नहीं मिस कीजिएगा, पूरा का पूरा सही कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए।